जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। बायोलॉजी की अगली कक्षा का हम आज सेशन लेने जा रहे हैं। बायोलॉजी की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं और उसके अंदर पोषण की विभिन्न विधियों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया, जिसमें हमने 2 वर्ग देखे थे। तो पोषण के आधार पर पहला वर्ग था स्वपोषी पोषण और दूसरा था विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण वाले वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए किसी दूसरे जीव को निर्भर नहीं रहना पड़ता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, वो जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, उसके बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण में आज हमारा पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखते हैं, हम पहले समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पादपों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा क्लोरोफिल जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करना। ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का निर्माण क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, इसको एक हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहले हम उस रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की 6 अणु प्लस 12 अणु जल के 12H2O, और इसमें कौन भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, हमने पढ़ा था यहाँ पर क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलकर के क्या बनाते हैं, 6O2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6। इस प्रकार से 3 उत्पाद बनते हैं इसके। कितने उत्पाद बनते हैं, 3 उत्पाद, 6O2, 6H2O
और C6H12O6। तो ये C6H12O6 इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, जो पौधों का भोजन है, ग्लूकोज। ये पादपों में भोजन के रूप में तैयार होता है ग्लूकोज। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन बनती है वो हमने पढ़ा था कि रंध्रों के माध्यम से निकल जाती है, जिसको हम श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। ये बात ध्यान रहे कि पादप भी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, केवल भोजन निर्माण के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला है जल के 6 अणु, जो कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं और पौधे की जो भोजन है और अन्य क्रियाओं में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की एक पूरी क्रिया संपादित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों के माध्यम से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो संपन्न क्रिया है, पूरी क्रिया, उस क्रिया को पूरी होने में कुल 3 चरण लगते हैं, यानी कि यह क्रिया 3 चरणों में संपादित होती है। तो चरण कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ने का एक एक 1 बाय 1 पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चरण हम ये लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला चरण कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, तो पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। सबसे पहला काम क्या होगा पादपों में, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। तो पौधों में हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं, और ये दिन के समय में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जब प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी तो उसके बाद में दूसरा काम क्या होगा, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का, इस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलना पड़ेगा, रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये दूसरा चरण हो जाएगा। अब तीसरा चरण क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा जब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तो उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अपचयन हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों ही चरणों से गुजरती हुई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपादित होती है। पहली क्रिया क्या हो जाएगी, क्लोरोफिल का प्रकाश ऊर्जा में अवशोषण, और दूसरा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन। ये तीनों ही चरण ये 1 बाय 1 एक के बाद एक घटित होते रहते हैं, और फलस्वरूप इसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी पादपों में भोजन का निर्माण होता है। अब पादपों में भोजन होने के लिए तीनों चरण तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये चरण एक के बाद एक लगातार घटित होते ही रहे। इनका समय अलग अलग हो सकता है, समय में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि एक चरण घटने के कुछ देर बाद ही दूसरा चरण घटित हो जाए, और उसके एक टाइम पीरियड के बाद एक थोड़े से ज़्यादा समय के बाद भी तीसरा चरण घटित हो जाए। तो अलग अलग पौधों में ये भिन्नता हो सकती है कि इन चरणों के घटित होने में टाइम का डिफरेंस हो, लेकिन चरण ये एक के बाद एक घटित होते हैं, ये तय है। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनमें ये चरण
कुछ अलग प्रकार से घटित होते हैं। चरण तीनों एक के बाद एक ही घटित होंगे, लेकिन समय का थोड़ा सा परिवर्तन है, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने एक वनस्पति का नाम सुना होगा जो मरूदभिद वनस्पति कहलाती है। क्या नाम है? मरूदभिद। ये मरूदभिद वनस्पति कौन सी होती है? जो मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली वनस्पति जो होती है वो होती है मरूदभिद वनस्पति। इनमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये रात के दौरान जो है अवशोषित करते हैं। सामान्यतः पादप दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन जो मरूदभिद वनस्पति है ये रात्रि में क्या करती हैं? रात्रि में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। अब रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के बाद क्या होगा कि इसमें एक पूर्ण तरीके से बना हुआ भोजन नहीं, लेकिन एक भोजन का ही मध्यस्थ रूप, यानी कि ना तो वो पूरी तरह से भोजन है और ना ही पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या हो जाएगा? मध्यस्थ भोजन। मध्यस्थ भोजन यानी पूर्ण रूपेण भोजन नहीं है, ये भोजन के ठीक आगे की कड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद की यानी बीच की कड़ी है। तो इस प्रकार का पदार्थ जो है मरूदभिद वनस्पति बना लेती है। अब जब मध्यस्थ भोजन रात्रि के दौरान बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि दिन में सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है। दिन में सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, तो दिन में सूर्य के प्रकाश को ये ग्रहण करती है। ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कर लिया, फिर दिन में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश ग्रहण कर लेगी। सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके फिर दिन में इनमें पूर्ण रूप से भोजन जो है ग्लूकोज हमने पढ़ा वो बन जाता है। तो दिन में अंतिम उत्पाद के रूप में भोजन बन जाता है। अंतिम रूप से भोजन बनना, ये कब हो जाता है? अंतिम रूप से भोजन कब होगा? दिन में। तो ये क्रिया कब होगी? दिन में घटित होती है। रात्रि में मरूदभिद वनस्पति ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया और उसके बाद एक पदार्थ बना दिया जिसका नाम था मध्यस्थ भोजन। और फिर उस मध्यस्थ भोजन का उपयोग करते हुए उसने दिन में प्रकाश को ग्रहण किया और अंतिम रूप से भोजन बना दिया। इस प्रकार से ये भोजन का निर्माण करती है। और एक बात और विशेष मैं बता दूं कि ये कक्षाएं जो आपके लिए चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ आपको दी जा रही है। तो इन कक्षाओं का बहुत से अच्छे से उपयोग करें और इनसे अधिक लाभ लेने की कोशिश करें। तो इसका अर्थ है कि इनको केवल देखना मात्र जरूरी नहीं है। अगर इनका और अधिक लाभ उठाना है तो इनको साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे, क्योंकि पेन पेपर के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपके हाथ और दिमाग दोनों साथ साथ क्रिया करेंगे। केवल सुनना और देखने से अच्छा रहेगा कि आप साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको नोट करते चले। तो नोट करना इनको बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इनको लिखते हुए चले। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए और साथ ही आप लिखने का भी प्रयास करें। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब एक हमें पढ़ना था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जो पत्तियों को हम यदि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो इनमें बिंदु के आकार की छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है पत्तियों में। मान तो एक पत्ती है, ये पत्ती है, तो इसमें बिंदु के आकार की छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है और इन छोटी छोटी संरचनाओं को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? हरे रंग की संरचनाएं होती है, हरे रंग की बिंदुकार संरचनाएं। कैसी होती है? बिंदु का संरचनाएं होती है। अब इनमें क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और उससे ही भोजन बनाने में सहायता मिलती है पादपों को। तो क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं पत्ती के बारे में, क्योंकि पादपों में जो पत्तियां हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम पढ़ते हैं पत्तियों के बारे में। तो पत्ती में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहले हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक पत्ती है। अब इस पत्ती में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इन छिद्रों के बारे में। तो इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, पहले तो ये मैं बता देता हूं। छिद्र न कह करके इनको रंध्र कहा जाता है। इनका नाम क्या हो गया? रंध्र। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। अब ये रंध्र दो प्रकार के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पहला कार्य इनका क्या है? रंध्र का बता रहा हूं मैं। तो पहला कार्य इनका है गैसों का अवशोषण। गैसों का अवशोषण नहीं, गैसों का आदान प्रदान लिख दीजिए, क्योंकि केवल अंदर लेने का ही काम नहीं करते, बाहर निकालने का भी काम करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये रंध्र करते हैं। और दूसरा कार्य ये एक इम्पोर्टेंट करते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अब हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। तो पौधों में पहला कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान का मतलब है कि पौधे जब श्वसन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपन्न होने पर जो ऑक्सीजन गैस निकलती है तो उसको फिर उत्पाद के रूप में बाहर भी निकालते हैं। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान में कौन सहायक हो जाता है? पत्तियां। और पत्तियों में भी रंध्र शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो है गैसों का आदान प्रदान केवल पत्तियों के माध्यम से नहीं होता। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो पत्तियों के रंध्रों से तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और ध्यान रखें, वो होता है अधिकांश। अधिकांश का मतलब यहाँ पर अधिकतम जो होगा गैसों का आदान प्रदान वो रंध्रों के माध्यम से होगा। तो अधिकांश का मतलब कहने का यह है कि गैसों का आदान प्रदान और भी पौधों के भागों से होता है। तो वो कौन कौन से भाग हैं? तो इसके अलावा कहाँ पर होता है? तो इसके अलावा हम देखते हैं कि पौधे की जो जड़ें हैं वो भी गैसों का आदान प्रदान कर लेती है। पौधे का जो तना है वो भी गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। तो इस प्रकार के, और पौधे की जो सतह है वो भी गैसों का आदान प्रदान
कर लेती है। सतह पर यहाँ पर पत्ती की सतह की बात की जा रही है। पत्ती की कौन सी? पत्ती की सतह जो होती है वो गैसों का आदान प्रदान करती है। तो हम कहेंगे कि पौधे के पत्ती में पाए जाने वाले रंध्रों से गैसों का अधिकतम आदान प्रदान होता है, और इसके अलावा गैसों का आदान प्रदान पौधे की जड़ें और पौधे के तने और पौधे की पत्ती की सतह से भी गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला हमें पढ़ना है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधे के अंदर जो जल के रूप में भोजन बनाने के दौरान जो पदार्थ ग्रहण किया जाता है जल, और उसके बाद भोजन बनने के बाद भी उसमें जो जल बनता है उत्पाद के रूप में, तो उस जल का पत्ते के जो छोटे छोटे छंद्र होते हैं जिनको हमने अभी पढ़ा रंध्र, ये रंध्र वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकालते हैं। तो ये वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पौधे में या तो ऑप्शन में पत्ती दे रखा होगा, और पत्ती नहीं तो रंध्र दे रखा होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दे रखा होगा, क्योंकि पत्ती में ही रंध्र उपस्थित होते हैं, तो पत्ती भी दे रखा होता है और कभी कभार रंध्र भी हो सकता है। आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ये वाष्पोत्सर्जन एक तरह से पौधों के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि इससे पौधों में जल की कमी होती है और उनको जल की आवश्यकता बार बार पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पौधे में जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं उनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और रेगिस्तानी इलाकों में आप देखेंगे तो या तो पत्तियां छोटी होती हैं या फिर उनकी सतह पर पत्तियां नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे भी पादप होते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम रखना। जहाँ पर पानी ज़्यादा उपलब्ध होगा वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पानी कम उपलब्ध होगा वहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। इसके अलावा अभी इस रंध्र के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रंध्र होता क्या है। तो ये रंध्र जो है ये एक प्रकार का छिद्र ही होता है, और इसमें क्या होती है कि कुछ कोशिकाएं यहाँ पर होती है जिनको द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कोशिकाएं। अब ये इस जल का जो निकलना है और जो नहीं निकलना उसको कंट्रोल करती है कि कितना जल निकलना चाहिए। तो जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, जब द्वार कोशिकाएं फूलती है तो जल ज़्यादा निकलता है, और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है तो जल निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें जो जल की निकलने की मात्रा है उसका कंट्रोल कौन करती है? उसका नियमन द्वार कोशिकाएं करती है रंध्रों के माध्यम से। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि पौधे में भोजन किस प्रकार से बनता है। तो रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान वगैरह हमने